जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो होने जा रहा है। यदि यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे इस चैप्टर का, तो पहले आप जाएं और इसका पहला वीडियो देखें, पहला पार्ट देखें, ताकि आपको इस चैप्टर को और बेहतर तरीके से समझ आपको आ सके, ठीक है, और आपकी तैयारी और शानदार लेवल पे हो सके। देखिए, मैंने जो कल की जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कशन किया है इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना। मैंने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझाया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो होने जा रहा है, तो उसमें समझाना था मुझे एक बात जो कि छूट गया था, तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर अभी कर देता हूँ। और फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और इसके और भी बातों को सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। देखिए, वो कौन सी बात थी जो छूट गई थी हमारी। तो देखिए, यहाँ पे लिखा मैंने दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, ठीक है। देखिए, चूंकि ये चैप्टर चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, माने समीकरण युग्म में होगा, जोड़ा में होगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में कभी कभी सवाल जो है कहेगा कि एक ही समीकरण होगा तो क्या, मतलब दो चर तो उसमें आना चाहिए, जैसे x और y। यहाँ पे दो चर आप देख सकते हैं, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसमें चर x y है, और अचर जो होगा ना a b c, ये अचर होगा। अचर कहने का मतलब कोई ना कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में बताइए, अगर एक रैखिक समीकरण हो और दो अचर होगा, तो बताइए इसमें जो हल निकलेगा वो कितने हल निकलेंगे। ये डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। तो इसके दो शर्त है, दो कंडीशन है। वो कौन कौन सा कंडीशन है? तो देखिए, वास्तविक संख्या के समुच्चय R में हल कितने होते हैं, ठीक है। देखिए, पहला कंडीशन ये है कि अगर वास्तविक संख्या के समुच्चय में इसका हल पूछेगा, तो आपको पता है, आप पहला चैप्टर मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या में ना बहुत सी संख्याओं को मिला करके वास्तविक संख्या बनता है। जैसे इसमें आ जाएगा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। दशमलव वाले भी संख्या जो होते हैं ना, वो आपका वास्तविक संख्या में आ जाता है। तो ये सब के सब वास्तविक संख्या होते हैं। तो हमारा सवाल यह है कि वास्तविक संख्या जब होगा तो बताइए एक ही समीकरण के लिए, मतलब रैखिक समीकरण के लिए कितने हल होंगे। तो इसका सीधी सी जवाब ये होगा कि इसका अनगिनत हल होता है, ठीक है। इसका जवाब क्या लिखिएगा? अनगिनत। अनंत हल भी आप बोल सकते हैं, अनगिनत हल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कब बोलेंगे आप? जब वास्तविक संख्या के समुच्चय, समुच्चय का मतलब होता है परिवार, यानी कि वास्तविक संख्या में से आपको पूछा जाएगा कि इसके कितने, तो अनगिनत हल होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न में, मतलब अगले कंडीशन में आते हैं। यहां दिया गया है कि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n में कितने हल होंगे, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में अगर पूछा ना कि बताइए एक समीकरण का कई गो हल निकलेगा, तो इसका हल जो निकलेगा ना वो होगा, ऐसा तो अनगिनत नहीं होगा, इसमें कुछ लिमिटेड हल आएंगे। जैसे एक भी एक तो नहीं आएगा, एक से ज्यादा ही आएगा, दो आए, तीन आए, चार आए। लेकिन जो भी हल निकालना है प्राकृतिक संख्या से ही हमें निकालना है, अदर कोई संख्या दशमलव में ऐसा कुछ नहीं लेना है। तो कहने का अर्थ ये है कि इसकी जो हल निकलेगी ना वो सीमित संख्या में हल निकलेंगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका सीमित संख्या में हल होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए ना मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मेरा एग्जांपल ये रहेगा कि x प्लस वाई को, देखिए दो चर हमने लाया है इसमें, और x प्लस वाई को जोड़ के 9 आना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस वाई जोड़ के आना चाहिए 9। अगर इसका पूछेगा कि बताइए कितने हल होंगे, तो इसके लिए ऐसा x और y का बहुत सारा मान हो सकता है, किसके लिए? वास्तविक संख्या के लिए। लेकिन प्राकृतिक संख्या के लिए बहुत सारा मान नहीं हो सकता है। अब इसका जवाब कैसे मिलेगा हमें? देखिए, जैसे x के जगह पे ऐसा कुछ भी, मतलब x और y के जगह पे रखिए जिसको जोड़ने पे 9 आ जाता है। तो पहले तो दिमाग में आ रहा होगा कि सर 4 और 5 रख लीजिए, तो 4 और 5 ये भी हल होगा। तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, यहाँ नहीं लिख के हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, 4 और 5 से बनेगा हल, ठीक है। और अब उल्टा भी ले सकते हैं, 5 और 4 भी ले सकते हैं, ये भी हल देगा। तो ये पहला, दूसरा, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए 3.5, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, तो 3.5, ठीक है। 3.5 का मतलब 3.5।
तो 3.5 में जोड़ना होगा हमें 5 3 8 यानी कि 5.5, ठीक है 5.5। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो ये हमारा 9 पुर जाएगा। तो अब एक बात बताइए, ऐसे और भी देखिए माइनस प्लस में भी और भी बहुत सारा संख्या आ सकता है। अब जैसे कि हम कह दें कि अगर आप माइनस 9 लाना है ना तो अगर 10 में आप जोड़ेंगे -1 को तो भी हमारा 9 आ जाएगा। 10 में -1 जोड़ने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि 10 में जोड़ना है हमें -1 ऐसे करके, तो 10 अब प्लस माइनस 1 तो ये 9 ही तो आ रहा है। तो ये भी हल हो सकता है। -1 10 भी हो सकता है, इसको आगे पीछे करके ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से और भी संख्या निकलेगी, इतना ही पे ये खत्म नहीं होता है। लेकिन ये जो संख्या आ रहा है, क्या इन सबको प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं? देखिए ये प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या प्लस में होता है, ठीक है, और पूर्णांक होता है, माने पूरा अंक होता है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या थोड़ी ना होता है, दशमलव में प्राकृतिक संख्या नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। तो ये जो संख्या निकल रहा है ना, ये वास्तविक संख्या के लिए हल है, ठीक है। ये वास्तविक संख्या पर हल हुआ, या ऐसे लिखिए वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है, वास्तविक संख्या के लिए हल निकला इस समीकरण का। अच्छा, प्राकृतिक संख्या के लिए अगर पूछेगा तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्राकृतिक संख्या में ऐसा किस किस को जोड़ेंगे कि 9 आएगा। तो उसके लिए आप लिखेंगे 4 5, ठीक है, 5 4 भी ले सकते हैं, और ले सकते हैं 2 7 7 2, ठीक है, और 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर प्राकृतिक संख्या लेना तो 1 में 8 जोड़ना होगा, ठीक है। 2 में 7 जोड़ना होगा, 2 7 हमने ले लिया है, 3 वाला लिए हैं नहीं लिए हैं, तो 3 में कितना जोड़ना होगा 9 पुराने के लिए 6, 3 6। 4 में कितना, तो 4 5 5 4 वो भी हो गया है, ठीक है। 5 तक आ गया 6, तो 6 3 6, तो इसका उल्टा 6 3, ठीक है। 7 के साथ तो 7 2 2 7, तो 2 7 आया है, 7 2 उल्टा वाला, अच्छा वो भी आ गया, 7 2 वो भी आ गया। 8 के साथ 1 जोड़ेंगे तो 1 8 आया है, बस इसको उल्टा कर लेना है 8 1, ठीक है। और 9 के साथ तो नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 तो पुराना ही है। तो बस प्राकृतिक संख्या में अगर निकलेगा ना तो इतना ही निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन वास्तविक संख्या, ये जो भी हल निकला प्राकृतिक संख्या पे है, ये सब के सब प्राकृतिक संख्या के लिए है, ठीक है। ऊपर में देख रहे हैं ना, तो इसमें इतना ही नहीं है, इसमें और भी आएगा। इसको ना डॉट डॉट करके हम लिख देते हैं, इसमें अनंत हल निकलेंगे, आप निकालते जाएंगे लेकिन ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ऐसा है। लेकिन इसके लिए इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है प्राकृतिक संख्या के लिए। तो ये सीमित संख्या में इसके हल निकल रहे हैं, लेकिन ये असीमित है, माने अनंत है, अनगिनत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस छोटी सी बात ये है ना कि अगर एक समीकरण देगा और उसमें 2 गो चर होगा और हल की संख्या पूछेगा, वास्तविक संख्या पे तो अनंत, प्राकृतिक संख्या पे पूछेगा तो सीमित संख्या में। बस इतने बात आपको याद रखना है, अनंत या अनगिनत और एक सीमित संख्या में। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चैप्टर में आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ हमने जो टॉपिक लिया है, अब हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा और गहराई में चलना है। तो उसके लिए देखिए हमने क्या लिया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के हल ज्ञात करने का जो नियम है, जो मेथड है या जो तरीका है इस पूरे चैप्टर में, वो 5 मेथड, 5 विधि, 5 तरीके आपको पढ़ने हैं जिससे हम उसका हल ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब अब जोड़ा में 2 समीकरण आपका दिया रहेगा, उसका हल निकालने के लिए। तो पहला मेथड यहाँ पे लिखा गया, देखिए तुलनात्मक विधि, यानी पहला जो हमारा तरीका होगा उस तरीके का, उस मेथड का नाम है तुलनात्मक विधि, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बाय कंपैरिजन, ठीक है। तुलना किया जाएगा दोनों में, है ना। कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद है प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है इसका हल निकालने के लिए। तीसरा है हमारा लुप्तीकरण विधि, जिसे हम बोलते हैं बाय एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी हम निकाल सकते हैं इसका हल। इसके बाद है ब्रज गुणन विधि, जिसे आप बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और 5वां है अनुपात निर्णय विधि, जिसे बोलते हैं बाय रेशियो डिटर्मिनेशन।
ये 5 मेथड है, 5 तरीके हैं जिसके द्वारा हम इसका हल, मूल या इंग्लिश में बोल लीजिए तो रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पांचों तरीका आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, बेसिकली ज्यादातर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन से दे सकता है, सब्स्टिट्यूशन से दे सकता है, लुप्तीकरण तो ज्यादातर हम यूज करेंगे ही इस चैप्टर को बनाने के लिए, ज्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद है ब्रज गुणन विधि, ये मोस्ट विधि है, ये ऐसा मेथड है ना, इससे एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको सीखना भी जरूरी है इसे। ठीक है, ज्यादातर हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको डील करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और एग्जाम में आपसे ये भी एक पूछेगा, एग्जाम में अगर कोई मेथड का नहीं अगर कहता है तो आपको जो भी इसमें इजी लगता है मेथड, उस मेथड से आप हल निकाल सकते हैं। आप सारा जितने पांचों है ना, पांचों आपको हम बताएंगे। ठीक है, 5 का 5 आपको मेथड पढ़ा देंगे। आपको एग्जाम में जिस मेथड से, जिस तरीके से आपको आसान लगता है उस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्पेशली अगर स्पेसिफिक नाम दे देगा, बोलेगा कि ब्रज गुणन विधि से ही हल ज्ञात करें, तो आपको इसी का इस्तेमाल करना है, या बोलेगा प्रतिस्थापन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालें, तो उसका इस्तेमाल करना है। अगर कुछ नाम नहीं देता है तो किसी भी आप मेथड का यूज कर सकते हैं। आइए साथियों, देखिए पहला मैंने जो विधि का नाम लिखा था वो था आपका तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो इसी विधि से पहले हम इसी विधि से शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं कि तुलनात्मक विधि से कैसे हल ज्ञात करते हैं। बारी बारी से हम सभी विधि को एक एक करके पढ़ते चलते हैं और सीखते चलते हैं। तो आइए, मैंने पहला विधि जो था तुलनात्मक विधि उसी को लिया है, और यहाँ एक प्रश्न लिया है। देखिए यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं। तो आपको बोला गया है कि इन समीकरणों का हल तुलनात्मक यानी कि कंपैरिजन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पहला समीकरण है, तो इस समीकरण को आपको लिख लेना होगा कुछ ऐसा। देखिए हमें लिखना होगा 2x + 3y = 19। ठीक है, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा 3x + 4y = 26, इसे हम ले लेंगे समीकरण सेकेंड। इसे मानेंगे फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकेंड। तो इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए तुलनात्मक विधि, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि तुलनात्मक विधि क्या होता है। तो ऐसा विधि में ना, इस टाइप के विधि में, तुलनात्मक विधि में किसी एक वैल्यू का, मतलब किसी एक चर का तुलना कराना होता है। ठीक है, कैसे तुलना कराएंगे, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम ना फर्स्ट से। देखिए यहाँ पे हम ऊपर में लिख देते हैं फर्स्ट से। देखिए सबसे पहले आपको करना ये होगा ना कि y का मान निकालना होगा यहाँ से फर्स्ट से। तो फर्स्ट से हम क्या लेंगे, 2x + 3y = 19, यह है हमारा फर्स्ट। यहाँ से आपको y का वैल्यू जब निकालेंगे तो सबसे पहले इस वाले पद को उठा के उधर ले चलते हैं, तो यहाँ बचेगा 3y, तो इधर हो गया 19 और माइनस का 2x। ठीक है, अब y का जब आप मान निकालेंगे तो 19 - 2x, और ये कर रहा है इधर गुना, तो गुना कर रहा है तो इधर जाके करेगा भाग, और भाग करेगा तो पूरे पद में करेगा भाग। तो इस तरीके से हमने यहाँ निकाला y का मान निकाला समीकरण पहला से। तो इस समीकरण का नाम दे देंगे, देखिए 2 तक तो हमने ले लिया है, इसका नाम दे देंगे 3। ठीक है, ये हमारा तीसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाले से, यहां से ले लेते हैं सेकेंड से। तो सेकेंड से जब आप निकालेंगे ना, तो इस समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण हमारा है 3x + 4y = 26। अब यहाँ से भी देखिए y का ही मान निकालेंगे, वो इसलिए ऐसा करेंगे ना क्योंकि हमें करना है तुलना। ठीक है, तुलना तभी हो पाएगा जब सेम जो है चर का मान निकालेंगे, तभी तुलना कर पाएंगे। अब यहाँ समझिएगा, इस वाले पद को उठाकर इधर ले आएंगे तो 26 में से घटेगा कितना, 3x, यहाँ बच गया आपका 4y। अब y का मान जब आप निकालेंगे ना तो 26 - 3x बटा में आ जाएगा कौन, 4, और यहां से हमारा बनेगा ये समीकरण कितना, 4। तो ये हो जाएगा समीकरण 4। तो इस तरीके से आपको पहले दोनों से, पहला समीकरण से y का मान और दूसरे समीकरण से y का मान आपको निकाल लेना है। अब दोनों देखिए समीकरण 3 और 4, इन दोनों को ही हम कराएंगे तुलना। आप देख सकते हैं ये भी y का है मान, ये भी y का ही मान हुआ। इसका मतलब अब यहाँ लिखेंगे
समीकरण 3 तथा 4 को, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, जब तुलना आप करेंगे तो दोनों y का मान है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हुआ, ये भी y ये भी y, तो इसका मान भी आपस में बराबर। तो इसका आप लिख सकते हैं 19 माइनस 2x बट्टे में इसका 3 है तो 3 बराबर कितना के बराबर, तो इस y के वैल्यू के बराबर है, मतलब 26 मतलब 26 माइनस 3x बट्टा में आ जाएगा 4। देखिए इतना जब आप कर लिए, ये जब आप लिख लेते हैं तो ये भी बट्टा में है, ये भी पूरे के बट्टा में है, तो यहाँ पे होगा क्रॉस गुना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी कैंचिया गुना आप जानते होंगे। तो देखिए जब 4 से आप इसे गुना करेंगे तो हम पहले लिख देते हैं 19 माइनस 2x, इधर लिख देते हैं 3 इंटू 26 माइनस 3x, अच्छा ये 2x था ना। अब इसको जब 4 से आप गुना कीजिएगा ना तो 19 चौके कितना हो जाता है, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76 यानी 76, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8x। इसको जब आप 3 से करेंगे तो 6 तिया 18 के 88 ले, 3 दूनी 6 7 78 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9x। अब आपको पता है यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, सभी x को, जितने भी x वाले पद हैं उनको वन साइड लेना होगा। तो माइनस का 8x तो पहले से ही इधर है, बराबर के इधर में है, हाँ इस वाले को उठा के इधर लाना होगा, तो ये प्लस का 9x हो जाएगा। ये 78 पहले से इधर है, हाँ ये बिना x वाला है तो ये भी उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो ये जाएगा तो माइनस का 76। जब इसे आप घटाएंगे 8 में से 6 गया, बचेगा 2, 7 7 खत्म हो गया। अच्छा यहाँ 9, देखिए 9x प्लस में है, ये ज़्यादा है तो यहाँ बचेगा x। तो फाइनली यहाँ पे x का मान आपको निकल गया कितना, 2, ये सिर्फ x का मान निकला। अभी y भी तो चाहिए, तभी तो हम पूरा हल बता पाएंगे। तो देखिए y का मान यहाँ से भी दिख रहा है समीकरण 3 से, y का मान समीकरण 4 से भी दिख रहा है, तो किसी भी समीकरण से आप y का मान निकाल सकते हैं। हाँ किसी को मन किया कि समीकरण पहला में x का मान भर देंगे, देखिए x रखेंगे तभी y निकलेगा, तो समीकरण फर्स्ट वाले में आप x रखिए, सेकेंड वाले में x रखिए, 3 में रखिए, 4 में, कहीं भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहीं से आसान लग रहा है तो यहीं से ले लेते हैं। देखिए पहले लिख लीजिए समीकरण, ठीक है, समीकरण 3 में x, या समीकरण 3 से डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, 3 से समीकरण 3 हमारा क्या कहता है, y इज इक्वल टू 19 माइनस 2x बाई 3, नीचे 3 है, तो y इज इक्वल टू, देखिए 19 माइनस 2 इंटू एक्स का मान बढ़िएगा ना, तो यहाँ पे 2 बढ़ी, बट्टा में आ जाएगा कितना, 3। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। y का मान जब आप निकालेंगे तो 19 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे में 3। अब 19 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा कितना, ये 15 बट्टे में 3 से आप इसे काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, तो y का मान, y का जो मान आया कितना आया, 5, ठीक है। तो फाइनली चलिए यहाँ हम लिख देते हैं जो आपका हल हुआ, इसीलिए हल जो हमारा निकला, देखिए हल को हमेशा लिखिएगा ना तो ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो पहले x का मान फिर बाद में y का मान, ये ऐसे लिखा जाता है हल को, ठीक है। तो पहले x का मान लिखना है तो कितना लिखेंगे, 2, अब फिर बाद में y का मान लिखना है तो कितना लिखेंगे, 5। तो ये हो गया हमारा हल। किस विधि से हुआ भाई, तुलनात्मक विधि से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए तो आइए देखिए, अब हमने देखिए सेम प्रश्न वही है, बस मेथड का नाम हमने चेंज कर दिया है ना। यहाँ पे हमने अब दूसरा जो हमारा विधि था प्रतिस्थापन विधि, उससे कैसे हम हल ज्ञात करेंगे ये अब समझना है हमें। देखिए प्रश्न हमारा वही है, लेकिन इसे मेथड हम चेंज किए हैं और इसी मेथड से आपको निकाल के बताते हैं कि इस मेथड से कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करना ये होगा, देखिए तरीका फिर से वही रहेगा, ये जो दोनों समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, इसे आप पहला समीकरण मानेंगे, और इसके बाद 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू 26, इसे आप दूसरा समीकरण मानेंगे। ठीक है, देखिए नाम इस विधि का है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ना, देखिए स्थापित करना होता है, किसी एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसे स्थापित करना है, मतलब आपको रखना है, उसके बाद ज्ञात करना है। तो देखिए इस मेथड में हम करेंगे क्या, जैसे पहला समीकरण से, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। पहला समीकरण जितना है उतना ले लीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। अब इसमें भी आपको करना यही होगा कि जैसे हमने पीछे में किया था, y का मान निकाला था, यहाँ पे भी आपको y का ही मान निकालना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, 19, इस टर्म को, इस पद को उठा के इधर ले आइए, माइनस का 2x और इधर बच गया आपका 3y। तो y का जो मान निकलेगा 19 माइनस 2x बाई 3, ये हमारा हो गया y का मान। ठीक है, इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण 3। अभी तक तो सेम ही आ रहा है, जो आप मेथड पढ़े थे उसमें ज़्यादा कुछ बदलाव है नहीं। हाँ, अब आगे हम जो काम करेंगे ना, आपको वो चीज़ समझना है ध्यान से। देखिए इतना काम करने के बाद आपको करना ये होगा कि ये जो दूसरा समीकरण जो दिख रहा है ये वाला, तो समीकरण यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 2 में, ठीक है, 2 में y का मान प्रतिस्थापित, चूंकि इसी से बनाना है, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 में हम चर्चा किए हैं, तो समीकरण 2 लेना होगा। दूसरा समीकरण है 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू 26। अब देखिए y का मान इतना आया है ना, तो ये सब मान आपको यहाँ पे भरना होगा y की जगह पे। तो इसे आप लिख दीजिए 3x प्लस 4 गुने, अब ये जितना y का मान दिख रहा है ये सब यहाँ स्थापित करना होगा, सब आपको भरना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ये गुना में है, चलिए गुना दे दीजिए, नहीं तो आप चलिए दे ही देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे कितना, 19 माइनस 2x बाई 3, इतना हो गया 26। अब देखिए इधर हो गया आपका 3x, ये 4 जाएगा ना, सबसे गुना करेगा, ठीक है, प्लस, तो आपको पता है 19 चौक 76 होता है, 76 माइनस, यहाँ 4 आया गुना किया, तो 4 दूनी 8x, ये बट्टा में 3 रहेगा। देखिए अगर ये कटता तो काट लेते, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ हो गया 26। अभी देखिए ये भिन्न में है, तो इसे भी भिन्न में बना लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। हाँ, इसे आप ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, ठीक है। अब समझिए 1 और 3 का लघुत्तम 3 आ गया, 1 से भाग लगाएंगे 3 में तो 3 ही आएगा, और 3 तिहाई हो जाता है 9, 9x अब प्लस, देखिए प्लस से जब ये सब गुना करेगा तो ये प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो चलिए वहां पहुंचेंगे तो लिखेंगे। देखिए 3 से जब भाग लगाएंगे ना तो आएगा 1, इस पूरे पद में जब 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, 1 से गुना करने पे तो कोई बदलाव होता नहीं है। तो 76 अब प्लस माइनस माइनस का 8x इज इक्वल टू 26, ठीक है। चलिए हाँ, एक स्टेप इसमें और काम कर सकते हैं, 9 में से 8 आप माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x अब प्लस का 76 यानी 76/3, इधर का 26, इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब कर दीजिए इसका क्रॉस गुना, ठीक है। तो जब आप क्रॉस गुना करेंगे ना तो ये 1 से दोनों पद में गुना होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 76, ठीक है। ये 3 से जब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6 × 18, 3 × 6 = 7, ठीक है, 78। तो x का मान जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 78 अब माइनस का 76, तो x आ जाएगा आपका कितना, 2। पिछले बार भी x का मान 2 ही आया था, फिर से आपका x का मान 2 आया। अब इस x का मान जो है ना यहाँ पे रख देंगे समीकरण 3 में, ठीक है। पुनः पुनः नहीं, यहाँ पुनः क्यों लिखेंगे, चलिए यहाँ से आप घेर देते हैं, आप नीचे करके बना सकते हैं इस चीज को, या फिर इधर भी आप लिख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है,
या स्थापित करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, हालांकि वही लिखना चाहिए क्योंकि प्रतिस्थापन विधि चल रहा है। तो स्थापित करने पर, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा समीकरण 3। y इज इक्वल टू 19 माइनस का 2x बट्टे में है 3। देखिए 19 माइनस 2x बट्टे में 3 है। अब यहाँ आप भर लीजिए 19 माइनस 2 गुने x का मान 2 बट्टे में 3। y इज इक्वल टू 19 माइनस 2 दूनी 4 बट्टे 3, तो y का मान 15 बट्टे 3। जब 3 से आप इसे काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, y का मान 5। इस तरीके से हमारा y भी निकलेगा। तो जो हमारा हल बना, पहले आपको पता है कि x लिखते हैं, तो लिखेंगे 2,5। ये है प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको 2 मेथड पढ़ा दिया है ना, जिसमें पहला था तुलनात्मक विधि और दूसरा हमारा था प्रतिस्थापन विधि। तो उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा देखिए, एक ही वीडियो में अब सारा मेथड अगर पढ़ा देते हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप भी देखते देखते बोर हो जाइएगा। इसलिए अब जो 3 मेथड बच गए हैं उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में। और आप बढ़िया से तैयारी करते रहें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो जरूरी से सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी को कर सके। धन्यवाद।